सोचिए, आज का भारत डिजिटल रिवॉल्यूशन के दौर में है। हर जगह स्मार्टफोन, सस्ता इंटरनेट और गेमिंग के नए नए प्लेटफॉर्म्स। जब आप लोकल ट्रेन में बैठते हैं, कैफे में किसी टेबल पर नजर डालते हैं या रात को किसी हॉस्टल के कॉमन रूम में जाते हैं, तो आपको दिखेगा लोग मोबाइल स्क्रीन पर गेम खेलते हुए दिखते हैं। अब ये गेम सिर्फ टाइम पास नहीं रह गए हैं, इनका अपना इकोसिस्टम है और सबसे बड़ी बात, ये आपकी जेब पर असर डाल रहे हैं। डेटा ये बता रहा है कि हर साल भारतीय लोग ऑनलाइन गेमिंग में करीब 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। जी हाँ, 20,000 करोड़। ये सिर्फ कोई छोटी रकम नहीं, बल्कि एक मिड साइज राज्य के हेल्थ या एजुकेशन बजट के बराबर है। तो सवाल ये है, आखिर इतना पैसा जा कहाँ रहा है और क्यों लोग गेमिंग पर इतना खर्च कर रहे हैं? पहले बात करते हैं स्पेंडिंग डेटा की। रिसर्च और इंडस्ट्री रिपोर्ट्स बताती है कि भारत में ऑनलाइन गेमिंग मार्केट पिछले कुछ सालों में एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ा है। साल दर साल डबल डिजिट ग्रोथ हो रही है। गेमिंग इंडस्ट्री में मोबाइल गेम्स सबसे बड़ा सेगमेंट है, खासकर फ्री टू प्ले गेम्स जिनमें इन ऐप परचेज होते हैं। मतलब गेम तो फ्री है, लेकिन अगर आप नए कैरेक्टर, स्पेशल वेपन या एक्स्ट्रा लेवल्स अनलॉक करना चाहते हैं तो आपको पैसे देने पड़ते हैं। एक एक माइक्रो ट्रांजैक्शन भले ही छोटा हो, जैसे 10 रुपए, 50 रुपए, लेकिन जब लाखों लोग बार बार ये खर्च करते हैं तो ये रकम अरबों में पहुंच जाती है। और यही कारण है कि आज भारत का गेमिंग रेवेन्यू सालाना 20,000 करोड़ के करीब पहुंच चुका है। अब ऑडियंस बिहेवियर की बात करते हैं। कौन है ये लोग जो इतना खर्च कर रहे हैं? सबसे बड़ा ग्रुप है 18 से 25 साल के युवाओं का। ये वो लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट है और अक्सर थोड़ी पॉकेट मनी या पार्ट टाइम इनकम होती है। दूसरा बड़ा ग्रुप है टियर 2 और टियर 3 सिटीज का, छोटे शहरों और कस्बों के स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स। सस्ता डेटा और डिजिटल पेमेंट की आसानी ने गेमिंग को गांव और कस्बों तक पहुंचा दिया है। लोग लोकल लैंग्वेज में गेम खेल रहे हैं, दोस्तों के साथ मल्टीप्लेयर बैटल कर रहे हैं और रिवार्ड्स जीतने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड है। गेमिंग सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, एक सोशल एक्टिविटी भी बन चुकी है। लोग दोस्तों के साथ टीम बनाते हैं, चैट करते हैं, लाइव स्ट्रीम करते हैं। कई लोग इसे स्टेटस सिंबल की तरह यूज करते हैं। मतलब किसके पास ज्यादा स्किन्स है, कौन सा कैरेक्टर अनलॉक है। ये सोशल प्रेशर भी लोगों को खर्च करने पर मजबूर करता है। तो ओवर स्पेंडिंग के रीजन क्या है? सबसे पहले तो गेम डिजाइन। ये गेम्स बहुत स्मार्ट तरीके से बनाए जाते हैं। हर लेवल के बाद रिवार्ड, डेली बोनस, टाइम लिमिटेड ऑफर, ये सब आपके दिमाग को ट्रिगर करते हैं। बस थोड़ा और खेल लो, बस ये ऑफर खत्म होने से पहले खरीद लो। दूसरा कारण है एफओमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब दोस्तों की टीम में सबने कोई नया पैक खरीदा है और आप नहीं कर पाते, तो आपको लगता है कि आप पीछे रह गए। तीसरा है लत, एडिक्शन। कुछ गेम्स इतने एडिक्टिव होते हैं कि लोग घंटों खेलते हैं और हर बार कुछ नया पाने के लिए खर्च कर देते हैं। माइक्रो ट्रांजैक्शन आसान होते हैं, एक क्लिक और पेमेंट हो गया। यही लोग ट्रैक खो देते हैं कि महीने में कितना खर्च हो गया। चौथा है रियल मनी गेमिंग, यानी स्किल बेस्ड गेम्स या बेटिंग स्टाइल गेम्स, जिनमें लोग सोचते हैं कि थोड़ा निवेश करेंगे और ज्यादा जीतेंगे। लेकिन ज्यादातर केस में लोग जीतने से ज्यादा हारते हैं और वही पैसे का बड़ा लीक हो जाता है। इस सब के बीच एक बात साफ है, गेमिंग का मजा और खर्च दोनों बढ़ रहे हैं। लोगों को लगता है कि ये छोटी रकम है, लेकिन जब डेटा सामने आता है तो चौंका देता है। पूरे देश में 20,000 करोड़ रुपए हर साल गेमिंग में जा रहे हैं और ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि आने वाले सालों में मार्केट और भी तेजी से बढ़ने वाला है। अब जब हमने ये समझ लिया कि भारतीय लोग हर साल करीब 20,000 करोड़ रुपए गेमिंग में खर्च कर रहे हैं, तो एक बड़ा सवाल ये उठता है, आखिर ये मार्केट बढ़ कैसे रहा है? ये पैसे जा कहाँ रहे हैं और कौन कौन से सेगमेंट इसमें सबसे ज्यादा चमक रहे हैं? मार्केट ग्रोथ। पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री भारत की सबसे तेजी से बढ़ने वाली डिजिटल इंडस्ट्रीज में से एक बन गई है। रिसर्च रिपोर्ट्स बताती है कि ये इंडस्ट्री सालाना
करीब 30 से 35% की रफ्तार से बढ़ रही है। सोचना ही हैरान कर देने वाला है कि कुछ साल पहले जब इंटरनेट महंगा था और स्मार्टफोन महंगे थे, तब गेमिंग का मतलब सिर्फ पीसी गेम या कंसोल गेम होता था। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। सस्ता डेटा, सस्ते स्मार्टफोन और डिजिटल पेमेंट्स की आसान पहुंच ने इस इंडस्ट्री को रॉकेट स्पीड दे दी है। यानी अब गेमिंग कोई मेट्रो सिटी तक सीमित चीज नहीं है। छोटे शहरों और कस्बों के युवा, यहाँ तक कि गांवों में भी लोग गेमिंग की दुनिया में कूद पड़े हैं। और सबसे बड़ी बात, कोविड के दौरान जब लोग घरों में बंद थे, उस वक्त गेमिंग एक बड़ी एंटरटेनमेंट और सोशल कनेक्शन का जरिया बनकर सामने आया। उस समय यूजर बेस और रेवेन्यू दोनों में उछाल आया। सेगमेंट्स, अगर हम सेगमेंट्स की बात करें तो ये इंडस्ट्री कई हिस्सों में बंटी है। मोबाइल गेमिंग सबसे बड़ा खिलाड़ी है। करीब 70 से 80% रेवेन्यू मोबाइल गेम से आता है। चाहे वो बैटल रॉयल गेम्स हो, स्ट्रैटेजी गेम्स या पजल गेम्स, सबकी अपनी ऑडियंस है। स्किल बेस्ड गेम्स और रियल मनी गेमिंग का भी बड़ा रोल है। फैंटेसी क्रिकेट लीग, रम्मी, पोकर जैसी गेम्स ने खासकर त्योहारों या क्रिकेट सीजन के दौरान जबरदस्त ग्रोथ देखी है। ई स्पोर्ट्स, ये सेगमेंट अभी शुरुआती स्टेज में है, लेकिन भविष्य में बहुत बड़ा बन सकता है। टॉप प्लेयर्स टूर्नामेंट जीतकर लाखों रुपए कमा रहे हैं और ब्रांड्स इस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। कंसोल और पीसी गेम्स, ये अभी भी निच मार्केट है, लेकिन जिनके पास डिस्पोजेबल इनकम है, वे हाई एंड गेम्स पर खर्च करने में पीछे नहीं। हर सेगमेंट की अपनी मोनेटाइजेशन स्ट्रेटेजी है। फ्री टू प्ले गेम्स में इन ऐप परचेसेस और विज्ञापन रेवेन्यू लाते हैं, जबकि स्किल गेम्स सीधे एंट्री फीस और प्राइस पूल से पैसा कमाते हैं। जीएसटी और टैक्सेशन, अब बात करते हैं सरकार और टैक्स की। गेमिंग इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो चुकी है कि सरकार के रेवेन्यू रडार में आना तो तय था। हाल ही में जीएसटी काउंसिल ने स्किल गेमिंग और रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर जीएसटी बढ़ाकर करीब 18 से 28% कर दिया है। इसका मतलब यह है कि हर ट्रांजैक्शन पर बड़ी टैक्स लोड आएगी। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इससे छोटे खिलाड़ियों और स्टार्टअप्स को मुश्किल होगी। लेकिन सरकार का तर्क है कि इतनी बड़ी रकम बिना टैक्स के नहीं छोड़ी जा सकती। जीएसटी का असर दो तरफा है। एक तरफ सरकार के लिए ये बड़ा रेवेन्यू सोर्स बनता है, दूसरी तरफ यूजर के लिए गेम महंगा हो जाता है। जब कोई प्लेयर एंट्री फीस देता है तो उस पर टैक्स लगता है, जिससे उसका नेट रिटर्न कम हो जाता है। कई प्लेटफॉर्म्स का कहना है कि ज्यादा टैक्स की वजह से ग्रे मार्केट और ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स की डिमांड बढ़ सकती है। रेगुलेशन, भारत में ऑनलाइन गेमिंग का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अभी भी इवॉल्व कर रहा है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम है। कुछ राज्य जैसे तमिलनाडु और कर्नाटक ने कुछ समय के लिए स्किल गेमिंग पर बैन लगाया, लेकिन कोर्ट ने कई बार ऐसे बैन को हटा दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स के तहत गेमिंग कंपनियों के लिए कुछ गाइडलाइंस निकाली है, जैसे कंटेंट मॉडरेशन, कस्टमर प्रोटेक्शन और फेयर प्ले की पॉलिसीज। इसके अलावा आयु सीमा, एज लिमिट और रिस्पॉन्सिबल गेमिंग पर भी चर्चा हो रही है। इंडस्ट्री बॉडीज कहती है कि अगर रेगुलेशन क्लियर और यूनिफाइड होगा तो प्लेयर्स का ट्रस्ट बढ़ेगा और इंडस्ट्री और तेजी से ग्रो करेगी। ब्रांड्स और इन्वेस्टमेंट्स, जैसे जैसे मार्केट बढ़ रहा है, वैसी ही बड़ी कंपनियां और इन्वेस्टर्स इस सेक्टर में पैसा डाल रहे हैं। पिछले कुछ सालों में भारतीय और ग्लोबल वेंचर कैपिटल फंड्स ने गेमिंग स्टार्टअप्स में करोड़ों रुपए लगाए हैं। ब्रांड्स को पता है कि युवाओं का सबसे ज्यादा समय अब मोबाइल स्क्रीन पर जा रहा है और गेमिंग उनके लिए एक सीधा चैनल है। तो मार्केट ग्रोथ सिर्फ एक डेटा पॉइंट नहीं है, ये एक बड़ी डिजिटल स्टोरी है। एक तरफ यूजर बेस बढ़ रहा है, दूसरी तरफ टैक्स और रेगुलेशन की चुनौती आ रही है। मोबाइल गेमिंग, स्किल गेम्स और ई स्पोर्ट्स इस इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं, लेकिन यही ग्रोथ सरकार की नजर में भी है और टैक्स के जरिए इस पैसे का एक हिस्सा वापस सिस्टम में आ रहा है। अब तक हमने देखा कि भारत में ऑनलाइन गेमिंग मार्केट किस स्पीड से बढ़ रहा है और लोग कैसे हर साल करीब 20,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल है, इसका असर हमारी इकोनॉमी, समाज
और लोगों की मानसिक सेहत पर क्या हो रहा है और इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स किस दिशा में जा रहे हैं। इकोनॉमिक इम्पैक्ट। सबसे पहले पॉजिटिव साइड देखते हैं। ये इंडस्ट्री लाखों लोगों के लिए रोजगार का जरिया बनी है। गेम डेवलपमेंट स्टूडियो, डिजाइनर्स, टेस्टर्स, डिजिटल मार्केटर्स, ई स्पोर्ट्स मैनेजर्स, हर लेवल पर जॉब्स क्रिएट हो रही है। रिपोर्ट्स बताती है कि आने वाले 5 सालों में इस इंडस्ट्री में लाखों नए रोजगार जुड़ सकते हैं। इसके अलावा टैक्स और जीएसटी से सरकार को हजारों करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और वेलफेयर प्रोग्राम्स में उपयोग हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा नेगेटिव भी है। ये पैसा आम लोगों की जेब से जा रहा है, खासकर तब जब ये खर्च प्लान्ड ना हो और इम्पल्सिव हो। बहुत सारे यूजर्स छोटे छोटे ट्रांजैक्शन करते हैं, 10 रुपए, 50 रुपए, लेकिन महीनों में ये रकम हजारों में पहुंच जाती है। और कई बार ये खर्च इमोशन या नशे जैसी आदत से ट्रिगर होता है। इसका मतलब है कि जो पैसा सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट या दूसरी जरूरी चीजों पर लग सकता था, वो डिजिटल गेमिंग में जा रहा है। सोशल इम्पैक्ट। समाज पर इसका असर मिला जुला है। एक तरफ गेमिंग लोगों को कनेक्ट कर रहा है, मल्टीप्लेयर गेम्स, ई स्पोर्ट्स, लाइव स्ट्रीमिंग, ये सब युवाओं को सोशल इंटरैक्शन और टीम वर्क के नए प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। कई लोगों के लिए ये नया करियर ऑप्शन भी बन रहा है। लेकिन नेगेटिव साइड भी है। कई फैमिलीज रिपोर्ट करती है कि बच्चे या युवा गेमिंग में इतना खो जाते हैं कि पढ़ाई, काम और रिश्तों पर असर पड़ता है। छोटे शहरों में कई केस सामने आए हैं जहां लोग लोन लेकर गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर पैसा लगा देते हैं और फिर घाटा उठाते हैं। दोस्तों और परिवार के बीच झगड़े तक हो जाते हैं जब खर्च कंट्रोल से बाहर हो जाता है। मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट। ये हिस्सा सबसे सेंसिटिव है। रिसर्च ये कहता है कि गेमिंग एक तरह की डोपामिन ट्रिगरिंग एक्टिविटी है, यानी जब आप लेवल जीतते हैं, रिवार्ड पाते हैं या कोई नई चीज अनलॉक करते हैं, तो ब्रेन में हैप्पीनेस केमिकल रिलीज होता है। यही चीज लोगों को बार बार खेलने पर मजबूर करती है। लेकिन जब ये आदत हद से ज्यादा हो जाती है तो प्रॉब्लम शुरू होती है। नींद का पैटर्न खराब होता है, स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ती है, फोकस कम हो जाता है। कुछ लोग हार के डर या पैसे खोने के तनाव में डिप्रेशन तक फेस करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने गेमिंग डिसऑर्डर को एक कंडीशन के रूप में पहचाना है। इसका मतलब यह है कि अगर कंट्रोल न किया जाए तो ये एक सीरियस मेंटल हेल्थ इश्यू बन सकता है। इन्वेस्टमेंट्स और बिजनेस साइड। अब बात करते हैं पैसे के फ्लो की। जैसे जैसे यूजर बेस बढ़ रहा है, वैसे वैसे इन्वेस्टर्स की रुचि भी बढ़ रही है। वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी फंड्स गेमिंग स्टार्टअप्स में करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। कई भारतीय कंपनियां अब ग्लोबल लेवल पर गेम्स डेवलप कर रही है। ब्रांड्स के लिए ये ऑडियंस गोल्ड माइन है। कंपनियां इन गेम एडवर्टाइजिंग, स्पॉन्सरशिप और कोलैबोरेशंस पर जोर दे रही है। ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स में बड़े ब्रांड्स का इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, जहां प्राइस पूल लाखों रुपए का होता है। रियल मनी गेमिंग में निवेश। फैंटेसी स्पोर्ट्स और स्किल गेमिंग प्लेटफॉर्म्स में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने पैसा डाला है। क्रिकेट सीजन या आईपीएल के दौरान यूजर्स की संख्या अचानक बढ़ जाती है और ये प्लेटफॉर्म्स कैशबैक और बोनस देकर लोगों को आकर्षित करते हैं। लेकिन साथ ही सरकार के रेगुलेशन और हाई जीएसटी रेट्स इस बिजनेस मॉडल को चुनौती भी दे रहे हैं। फ्यूचर आउटलुक। डेटा बताता है कि भारत की युवा आबादी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इस सेक्टर को अगले 5 से 10 साल तक तेजी से बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर मानसिक स्वास्थ्य और वित्तीय साक्षरता पर ध्यान नहीं दिया गया तो इस ग्रोथ के साथ कई सामाजिक और व्यक्तिगत समस्याएं भी बढ़ सकती हैं। अब तक हमने डेटा, मार्केट, इम्पैक्ट और इन्वेस्टमेंट्स की पूरी तस्वीर देखी, लेकिन असली ताकत होती है कहानियों में, रियल केस स्टडीज और उन लोगों की राय में जो इस इंडस्ट्री को करीब से देखते हैं। केस स्टडीज। मान लीजिए एक स्टूडेंट है, नाम रखते हैं रोहित। छोटा शहर, टियर 2 लेवल का, पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब करता है। शुरू में टाइम पास के लिए मोबाइल गेम डाउनलोड किया। गेम फ्री था, लेकिन धीरे धीरे नए लेवल्स और फीचर्स के लिए उसने छोटी रकम खर्च करना शुरू किया, 10 रुपए, 20 रुपए। फिर आया रियल मनी गेमिंग का दौर।
फैंटेसी क्रिकेट खेला, सोचा थोड़े पैसे लगाएंगे तो ज्यादा जीतेंगे। शुरुआत में छोटे प्रॉफिट मिले, लेकिन जैसे जैसे लत बढ़ी, खर्च बढ़ता गया। कुछ महीनों में कुल खर्च हजारों रुपए तक पहुंच गया। अब रोहित जैसे केस बहुत है और कई बार ये रकम 1000 से बढ़कर 10,000, 50,000 तक जा सकती है। दूसरी ओर कुछ लोगों के लिए ये करियर बन गया। उदाहरण के लिए पूजा, दिल्ली की एक गेमर जिसने ई स्पोर्ट्स में एंट्री ली। दिन में घंटों प्रैक्टिस की, टूर्नामेंट्स खेले और ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप की। आज पूजा का नाम ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी में जाना जाता है और वो लाखों रुपए की प्राइज मनी जीत चुकी है। इन दोनों कहानियों से एक बात साफ है, गेमिंग दो धार वाली तलवार है। सही दिशा और कंट्रोल हो तो करियर और क्रिएटिविटी के मौके हैं, लेकिन लत और ओवरस्पेंडिंग हो तो नुकसान भी भारी है। एक्सपर्ट ओपिनियंस। इंडस्ट्री के विशेषज्ञ कहते हैं कि सबसे बड़ी चुनौती है फाइनेंशियल लिटरेसी और रिस्पॉन्सिबल गेमिंग। साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि गेमिंग का डिजाइन दिमाग के रिवार्ड सिस्टम पर खेलता है। हर छोटा जीत या इनाम डोपामिन रिलीज करता है, जिससे बार बार खेलने का मन करता है। यही वजह है कि माइक्रो ट्रांजैक्शन और फ्लैश ऑफर्स इतने प्रभावी होते हैं। इकोनॉमी के विशेषज्ञों का कहना है कि इंडस्ट्री की ग्रोथ एक अच्छी खबर है, टैक्स, रोजगार और टेक्नोलॉजी के लिए, लेकिन अगर इसमें गाइडलाइंस और कस्टमर प्रोटेक्शन न हो तो ये पर्सनल फाइनेंस और सोशल हेल्थ के लिए खतरा बन सकती है। गवर्नमेंट का रोल। सरकार अब एक्टिव हो चुकी है। जीएसटी बढ़ाकर और कुछ राज्यों में नियम लागू करके गेमिंग को रेगुलेट करने की कोशिश हो रही है, लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि जरूरत है एक यूनिफाइड पॉलिसी की, ताकि सभी राज्यों में नियम एक जैसे हो और प्लेयर्स और कंपनियों को क्लियरिटी मिले। कंक्लूजन। जब हम कहते हैं कि भारत में लोग हर साल 20,000 करोड़ रुपए गेमिंग में खर्च कर रहे हैं, तो ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, एक रियलिटी है। ये कहानी है डिजिटल इंडिया की, जिसमें एक तरफ टेक्नोलॉजी, रोजगार और क्रिएटिविटी है और दूसरी तरफ फाइनेंशियल रिस्क, मेंटल हेल्थ इश्यूज और सोशल चुनौतियां हैं। ऑनलाइन गेमिंग अब सिर्फ टाइम पास नहीं रहा, ये एक इंडस्ट्री है, एक कम्युनिटी है और एक इकोसिस्टम है। हमें इसे सिर्फ पैसे की नजर से नहीं, बल्कि बैलेंस की नजर से देखना होगा। प्लेयर्स के लिए मजा लीजिए, लेकिन लिमिट में। पेरेंट्स के लिए बच्चों को गाइड कीजिए। सरकार और कंपनियों के लिए ट्रांसपेरेंसी और रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिस लाने का समय है। अगर हम ये बैलेंस बना पाए तो ये इंडस्ट्री भारत के डिजिटल ड्रीम का हिस्सा बन सकती है, जहां क्रिएटिविटी, रोजगार और एंटरटेनमेंट के साथ फाइनेंशियल सेंस भी मौजूद हो। अगर आपको ये कंटेंट जानकारीपूर्ण लगा और आप ऐसे ही डेटा ड्रिवन इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर और अपडेट चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते नए इंसाइट्स और कहानियों के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि कोई जानकारी आपसे मिस न हो।